रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छाया एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी जिसने शुरू से ही अपने पैरों से बहुत प्यार किया था। वो जब देखो अपने लिए नए नए फुटवेयर लिया करती, कभी फ्लैट, कभी हील्स या फिर कभी कोई फैंसी जूती, तो कभी कभी तो शूज। छाया के पापा का ट्रांसफर नया नया इंदौर में होता है। छाया को इंदौर आए पूरे 2 दिन हो गए थे। उसने मन में ठान लिया था कि अगर घर की सेटिंग सही से हो जाए तो सबसे पहले अपने लिए फुटवेयर लेने जाएगी। एक दिन वो खुद से बोलती है, यार हमको यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने खुद के लिए शॉपिंग ही नहीं करी है। आखिर मेरे खूबसूरत से पैरों को भी तो कोई तोहफा दिया जाए इस नए शहर से। इतना सोचकर छाया अपनी सबसे सुंदर सैंडल पहनकर मार्केट घूमने निकल जाती है और जाते हुए उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ एक आदित्य नाम का लड़का खड़ा होता है और वो उसके पास जाकर बोलती है, सुनिए, आपकी दुकान में जो भी ट्रेंडी फैशनेबल सैंडल्स है ना, सारे के सारे निकाल दीजिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लड़का छाया को वहाँ रखी सैंडल पहनाकर ट्राई करवाने लगता है और मन में बोलता है, यार चेहरे तो एक से बढ़कर एक देखे, पर आज पहली बार किसी के इतने सुंदर पैर देखे हैं। कितने प्यारे पैर हैं, बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह नाजुक और मुलायम। आदित्य को ऐसा खोया देखकर छाया उससे सवाल करती है, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? अरे आपको सैंडल जूती ये सब दिखाने को कहा है ना, मेरा मुंह ताकने को नहीं कहा। अगर नहीं है आपके पास तो बता दो, मैं किसी दूसरी दुकान पे चली जाती हूँ। मोहतरमा, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आपके पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। आदित्य की बात सुनकर छाया को शर्म आती है। जिसके बाद आदित्य बोलता है, वैसे मैडम, मैं यहाँ काम नहीं करता, जूते खरीदने आया था, पर अगर आप जैसी सुंदर पैर वाली अप्सरा के दर्शन हो तो मैं सारी जिंदगी जूते बेचने और खाने को तैयार हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझ लिया। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ काम करते हैं। इट्स ओके, कम से कम इस बहाने आपसे बात हुई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? और उसके बाद छाया अपना नंबर आदित्य को देकर मुस्कुराती हुई वहाँ से शर्माकर चली जाती है और घर आकर उसके बारे में सोचते हुए खुद से बोलती है, हाय राम, कितनी पागल हूँ मैं, बिना सोचे समझे ही उसे सैंडल दिखाने को बोल दिया। चलो इसी बहाने किसी नए इंसान से मुलाकात तो हुई। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी छाया के बारे में बहुत सोचता है और बोलता है, यार कितनी प्यारी लड़की थी और उसके वो खूबसूरत पैर, मैं उन कदमों में अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। आज उसने मुझे शॉपकीपर समझा, चलो इस बहाने मुलाकात तो हुई। जिसके बाद आदित्य और छाया आए दिन बातें करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय बाद अपने प्यार की खबर अपने घर वालों को दे देते हैं। जिसके बाद दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। छाया ने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई थी, वो ये कि उसके फूल जैसे पैर सर्दियों में कांटों का रूप ले लेते थे। यानी आदित्य ने जिन पैरों को फूल समझकर उसे पसंद किया था, जल्द ही वो उसके सामने कांटों के रूप में आने वाले थे। उनकी शादी को कुछ महीने हो जाते हैं और सर्दी का मौसम आता है। एक सुबह जब छाया अपने बेड से उठकर जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखती है तो वो बोलती है, ओह शिट, नॉट अगेन, ये पैर फिर से फटने लगे हैं। छाया कुछ कर, इससे पहले तेरे प्यारे पतिदेव देख ले, इनको छुपा ले। इतना कहकर वो अपने पैरों को देखती है तो पाती है कि उसके पैर अब पहले से भी ज्यादा फटे हुए हैं और वो परेशान होकर जल्दी से आदित्य की जुराब पहनकर बोलती है, चाहे जो हो जाए, आदित्य को मेरी फटी एड़ियों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मेरे पैर देखकर ही तो मुझे पहली बार पसंद कर लिया था। अगर उन्हें पता चल गया तो कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। इतने में ही आदित्य आता है और छाया को जुराब पहना देखकर बोलता है, जान, ये तुमने जुराबें क्यों पहनी हुई हैं? अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है। वो क्या है ना बेबी कि आपको मेरे पैर कितने पसंद हैं, तो मुझे इनकी केयर भी तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए ये गंदे ना हो और मौसम भी थोड़ा सर्द है तो मैंने जुराब पहन ली। इतना कहकर छाया वहाँ से चली जाती है और आदित्य अपने काम पर निकल जाता है। शाम को जब आदित्य घर आता है तो छाया उसे देखकर सोचती है, ओह नो,
अब मैं क्या करूं? अगर ये मेरे साथ सोएंगे तो इन्हें तो मेरी फटी एड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? जिसके बाद में छाया आदित्य से फिजूल का झगड़ा करके अपना बिस्तर उठाकर ड्राइंग रूम में जाकर सो जाती है और सुबह उसे ड्राइंग रूम में सोता देखकर उसका ससुर प्रताप बोलता है, अरे बेटी, आदित्य से झगड़ा हुआ क्या? यहाँ क्यों सोई हो? मुझे बताओ, क्या बात है? अरे नहीं नहीं पापा जी, वो तो बस मैं ऐसे कुछ काम कर रही थी तो यही मेरी आँख लग गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे और आदित्य के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो। अगर उससे झगड़ा हुआ है तो अगली बार तुम उसे कमरे से निकालना और आराम से खुद सोना, ठीक है? हाँ जी पापा जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। छाया अपने पैरों को छुपा कर रखती और आदित्य से रोज रात को लड़ाई करती और सारा दिन बड़े ही प्यार से बात करती। एक दिन आदित्य छाया के बारे में मन में सोचता है, ये छाया को क्या हो गया है? अचानक रोज रात को उखड़ी सी क्यों रहती है? जिसके बाद आदित्य छाया को आवाज देता है और छाया के आने पर वो उससे बोलता है, एक काम करता हूँ, इसे सैंडल दिलवा के लाता हूँ, खुश हो जाएगी। छाया, तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे लिए न्यू सैंडल्स लेने जा रहे हैं। तुमको सैंडल्स बहुत पसंद है ना? आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। वाओ, आप बस यही रुको, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। छाया ये सुनकर बहुत खुश होती है और तैयार होने जाने लगती है। जिसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोलती है, हाय हाय, ये मैं क्या करने जा रही थी? अगर इनके साथ सैंडल लेने गई तो इन्हें तो मेरे फटे पैरों के बारे में पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इतना सब सोचकर छाया आदित्य से बोलती है, सुनिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई सैंडल वैंडल नहीं लेने। पर क्यों, क्या हो गया है ऐसा जो अब तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती? देखिए, मुझे कोई गवाही नहीं देनी है, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अगर आपको जाने का शौक है तो अकेले चले जाओ। पर मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अकेले थोड़ी। देखिए, पर वर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। इतना कहकर छाया किचन में चली जाती है और आदित्य उदास हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ देर बाद वापस आता है और छाया को कुछ पेपर देते हुए बोलता है, ये लो छाया, अब तुम खुश रहोगी और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डाइवोर्स पेपर्स हैं ये। मैं जानता हूँ शायद अब तुम मुझे पसंद नहीं करती और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखूंगा। पागल वागल हो गए हो क्या? ये क्या बेहुदा मजाक है? अरे ऐसे कौन करता है? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। ना अब तुम मेरे पास आती हो, ना शॉपिंग जाती हो और रोज रात को मुझसे झगड़ा करती हो। इन सब का तो यही मतलब हुआ ना? और उसके बाद छाया हार मान लेती है और अपनी जुराब उतारकर अपने पैर आदित्य को दिखाते हुए बोलती है, अरे वो सब तो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ये देखो, सर्दियों में मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये सब पता चले, क्योंकि आपको मेरे मुलायम पैर बहुत पसंद थे। बस इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा कर रखी थी। ओ पागल लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रही बात ये पैरों की, तो ये ठीक हो जाएंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य, मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझसे बात करना बंद न कर दे या फिर गुस्से में आकर मुझे घर से ही ना निकाल दे। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, पैरों से थोड़ी। इतना कहकर आदित्य छाया को गले लगा लेता है और छाया की फटी एड़ी को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ट्यूब से ठीक करवा देता है। जिसके बाद छाया की एड़ी फिर कभी नहीं फटती और उसके पैर फिर से एक बार पहले की तरह सुंदर हो जाते हैं। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उसकी उम्र भी ढलने लगी तो उसका पति फवाद उससे झगड़े के बहाने ढूंढता, उसे खूब मारता पीटता था। उसे दूसरे निकाह की धुन सवार होने लगी, इसलिए उसने सुल्ताना नाम की एक महिला से शादी कर ली जो कि उम्र में उससे 20 वर्ष छोटी थी। वो उसके प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि हर वक्त रजिया को घर से बाहर निकालने के बहाने ढूंढता रहता। पर अपनी बनी हुई गृहस्थी को रजिया ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, मुझे भी एक नई साड़ी ला दीजिए, समझे आप? अरे अल्लाह कसम बेगम, 1 रुपया नहीं है जेब में। अगर रुपया नहीं है तो अपनी चहेती के लिए अनारकली सूट क्यों लाए?
जितने का उसका सूट लिया उतने में 2 साड़ी आ जाती। आए बड़ा, रुपया नहीं है, सब पता है मुझे। अरे बेगम, हमारी जो ख्वाहिश हो वही करेंगे हम। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? मैं वो हूँ जिसे आप ब्याह के लाए थे, जिसने आपका हर पल साथ दिया, समझे? वो मनोज दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब हमारा तुम्हारे साथ निकाह हुआ था। अच्छा, तो अब हमारी शादी पे सवाल उठाओगे उस चुड़ैल के लिए? अरे कुछ नहीं करती वो, बस सारा दिन लीपा पोती में लगी रहती है। अरे बेगम, ख्याल करें अपने शब्दों का। चुप करें आप, क्या सोचेगी वो? ओहो, आपका ये इमोशनल अत्याचार। अभी उम्र है उसकी खाने पीने और ओढ़ने पहनने की, और आप चाहती हैं कि हम उनको अभी से गृहस्थी में झोंक दें। ये तो मुमकिन नहीं। तो मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम मैं ही करूँ? पूरी जिंदगी इस घर को संवारा, उसका ये सिला मिल रहा है। अरे बेगम, तो क्या चाहती हैं आप कि हम आपके लिए अपनी जान ले लें? एक औलाद तो दी नहीं गई आपसे। हाँ, पांच कहीं की। दुनिया वालों की तरह आप भी मुझे पांच कहते हो? अगर ऐसा है ना तो मुझे नहीं रहना आपके साथ, समझ लूंगी। विधवा हो गई। पास में ही खड़ी सुल्ताना सारी बातें सुन लेती है और अपनी जिंदगी में फांस की तरह चुभती अपनी सौत को दरकिनारे होते देख मन ही मन बेहद खुश होती है। वो फवाद को रजिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है, पर कुछ समय बाद फवाद को रजिया के साथ किए अपने बर्ताव पर बेहद पछतावा होता है। आखिर उसने उसके साथ 20 साल बिताए हैं, उसका हर सुख दुख में साथ दिया है। ये सब सोचते हुए वो उसे मनाने के लिए गजरा लिए जा ही रहा होता है कि तभी सुल्ताना उससे बोल पड़ती है। जी, कहाँ जा रही हैं इतने सुंदर गजरे लिए? नहीं नहीं बेगम, कहीं नहीं, तुम्हारे लिए लाए हैं। कहीं रजिया सच में ना घर छोड़ दें। मुझे सब पता है, ये गजरे मेरे लिए नहीं, जी के लिए हैं। मुझे सुबह हुए कलेश के बारे में भी सब पता है। अच्छा, सब पता है आपको? तो बेगम, अब आप ही बताएं कि आखिर हम क्या करें? आखिर उनका हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? अगर वो सच में घर छोड़कर चली गई तो? अरे रे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर जाना होता ना तो कब की चली जाती। उसकी नजरें ना आपकी दौलत पर है, तभी तो जोंक की तरह चिपकी है इस घर से। जी, बात तो आपकी एकदम सही है। कुछ ज्यादा ही जुबान खुल गई है उनकी, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। ओहो, अब आप चिंता मत करिए, बाकी सब भूल जाइए। ये बताइए, ये गजरे मुझ पर कैसे लग रहे हैं? सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। रजिया अपने पति का इंतजार करती ही रहती है कि वो उसे अब मनाने आएगा, पर वो नहीं आता। रोते रोते वो ये निश्चय करती है कि अब वो दोबारा फवाद की चौखट पर कदम भी ना रखेगी। इस तरह वो उसके घर से जाने लगती है। रजिया को जाते देख सुल्ताना वहाँ पहुँच जाती है। उतर गई ना तेरी सारी हेकड़ी। अरे मैं तो किस्मत की मारी हूँ, मुझे दुखी कर तू भी सुख से ना रहेगी। डायन उल्टा, उसने आज मुझे छोड़ा है तेरे काया रूप को देख के। ऐसा ना हो कल को वो तुझे भी छोड़ दे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चल निकल यहाँ से। बोल ले, तेरा वक्त है, वक्त मेरा भी आएगा। और वैसे भी अभी मेरे हाथ पांव टूटे नहीं हैं, जिंदगी बसर कर लूंगी। चौखट पे खड़ा फवाद अपनी दोनों बीवियों की बातें सुनता रहता है, पर अहंकार की वजह से वो रजिया को जाने से नहीं रोकता। चुपचाप उसे यूं ही जाने देता है। वो दुखियारी दूसरे मोहल्ले में किराए पर घर लेकर अपना गुजर बसर करने लगती है। समय बीतता जाता है, फवाद के आर्थिक हालात बिगड़ने लगते हैं, पर उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब सुल्ताना के साथ साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उसके सर आ जाती है। अरे रजिया, तुझे पता है तेरी सौत को लड़का हुआ है। मुझे क्या, कुछ भी हो उस घर में, मेरा कोई वास्ता नहीं।
खैर खुशी की बात है, कम से कम एक औलाद तो नसीब हुई। पर तेरे साथ किए का फल भी भोग रहे हैं वो लोग। सुना है फवाद की तबीयत बिगड़ी रहती है। क्या? ऐसा क्या हो गया इन्हें? सुना है मुए को टीबी हो गया है, जिसके चलते एकदम सूख के कांटा हो गया है। या अल्लाह, ये तो इन्हें पहले भी हुआ था। लापरवाही का नतीजा है, पता नहीं क्या होगा। इस तरह रजिया को फवाद की चिंता सताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फवाद की हालात बद से बदतर होते जाते हैं। उसे टीबी के साथ साथ कैंसर भी हो जाता है। सुल्ताना फवाद के इलाज के लिए अपने गहने तक गिरवी रख देती है, पर वो कहते हैं ना, किस्मत के मारों का क्या ही होता है। फवाद को अपना आखिरी समय दिखाई देने लगता है। वहीं गरीबी और भुखमरी से सुल्ताना की गृहस्थी की रीढ़ टूट जाती है। हाय अल्लाह, घर में तो कुछ भी नहीं है। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, मुन्ना भी सूख के कांटा हो गया है। अरे सुनो, सुनना जरा एक गिलास पानी देना मुझे। गला सूख गया है मेरा। या अल्लाह, ना जाने अब कहां से गुजर बसर होगा। एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। अजी इतना मत बोलिए, वैसे ही आपकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पता नहीं अल्लाह हमारा गुजर बसर कैसे होगा। अरे लगता है अल्लाह के पास जाने का समय आ गया है। रजिया मुझे माफ कर। नहीं, कुछ नहीं हो सकता आपको। हाय अल्लाह, ये क्या किया आपने? अब मैं कैसे जीऊंगी? कैंसर की लंबी बीमारी के चलते फवाद की मौत हो जाती है। वहीं उसकी बीवी सुल्ताना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब ये बात रजिया को पता चलती है, पर उसकी तो मानो पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो इस दुख की घड़ी में सुल्ताना का साथ देती है। दोनों अपने गमों को बांटती हैं। रजिया के माथे से बांझपन का बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब वो सुल्ताना और उसके मुन्ने दोनों का एक माँ जैसा ख्याल रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।